दूसरा लिखिए मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का परिभाषा लिखिए। जब कोई मनुष्य भावों की अभिव्यक्ति जब कोई मनुष्य भावों की अभिव्यक्ति सर नीचे सर आपका ब्लू कलर का नहीं दिख रहा है। ब्लू कलर का नहीं। ठीक है जब कोई मनुष्य भावों की ढाल दीजिए बोल कर करे बोल कर करे तथा सुनकर समझा जाए तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे रेडियो सुनना, गुनगुनाना, वार्तालाप करना, भाषण देना, ये सब आपको मौखिक भाषा के उदाहरण। भाषा के इस रूप का प्रयोग जगत में सर्वाधिक होता है। तीसरा हो गया आपको सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा इसका परिभाषा होता है जब भावों की अभिव्यक्ति आँख, हाथ या गर्दन हिलाकर
या गर्दन हिलाकर आदि द्वारा किया जाए। बात नहीं कीजिए। जब भावों की अभिव्यक्ति आंख, हाथ या गर्दन हिलाकर आदि द्वारा किया जाए तथा देखकर समझा जाए तो भाषा के इस रूप को सांकेतिक भाषा कहते हैं। सब चंदन में इस रूप को सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आँख या सिर हिलाकर इशारा करना, हॉर्न बजाना, लाल हरी या काली झंडी दिखाना, द्वारा किए गए या काली झंडी दिखाना, लाल या हरा प्रकाश दिखाना, तथा सड़क पर या किनारे में, किनारे में बनाए गए विभिन्न प्रकार के संकेत चिन्ह आदि सांकेतिक भाषा के उदाहरण नोट में लिखिए। बॉर्डर से पार कर जाते हैं। यहाँ पर नहीं सर, भाषा इधर नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, हरी नहीं दिख रहा है। सर लिखिए ना, पहले इधर घुमा देंगे। लाल हरी नहीं ऐसे बोलिए। प्रवास तभी से नहीं देख रहा है, तभी से नहीं देखा है। चलिए थोड़ा बहुत नहीं दिखे तो अब है। जैसे यहाँ पे यातायात में
भाषा के हम सुनिए नहीं कर लीजिए इस रूप का प्रयोग सर्वाधिक होता लाल हरी पीली लाल चुपना लाल हरी या काली जैसे या काली हरी दिखाई लाल या नोट, यातायात में भाषा के इस रूप का प्रयोग सर्वाधिक होता है। संकेत चिन्ह हाँ सब जामुन सा पी के रखते हैं जामुन सा भी छोड़ बाप ने जन्म दिया तक एकादशी देख के नहीं पूजा करते, मूड पर पूजा करते। लिखे, कल हम लोगों ने पढ़े थे कि भाषा के बारे में कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा का परिभाषा होता है कि जब भावों की अभिव्यक्ति लिखकर, बोलकर या इशारा के द्वारा किया जाए तथा पढ़कर, सुनकर या देखकर समझा जाए, तो इस तरह के जो प्रक्रिया है इसको हम भाषा कहते हैं। इसी के आधार पे, इसी परिभाषा के आधार पे भाषा का 3 स्वरूप बनता है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। जब भावों की अभिव्यक्ति लिख कर किया जाए और उसको पढ़ करके समझा जाए तो इस तरह की अभिव्यक्ति को हम कौन सा भाषा कहेंगे? लिखित भाषा। जब भावों की अभिव्यक्ति लिख कर किया जाए तथा पढ़कर समझा जाए तो इसको भाषा का यह कौन सा रूप हुआ? लिखित। और जब भावों की अभिव्यक्ति बोल कर किया जाए तथा सुनकर समझा जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। और जब भावों की अभिव्यक्ति इशारा के द्वारा किया जाए तथा देखकर समझा जाए तो भाषा के इस रूप को सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो लिखित भाषा का उदाहरण हुआ जैसे पुस्तक, पत्र, पुस्तक पढ़ना, पत्र लिखना, अखबार पढ़ना, इस तरह का जो उदाहरण है ये सब हो गया आपको लिखित भाषा के उदाहरण। उसके बाद मौखिक भाषा का उदाहरण हो गया जैसे समाचार सुनना, रेडियो सुनना, या वार्तालाप करना, या फोन पे बात करना, या गीत गाना, गुनगुनाना, इस तरह, या भाषण देना वगैरह, ये सब हो गया आपको मौखिक भाषा का उदाहरण। उसके बाद नोट में है भाषा के इस रूप का प्रयोग दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। हम कहीं भी चलते चलते किसी से कुशल क्षेम पूछ लेते हैं, 2 शब्द बात कर लेते हैं, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। अब तीसरा है सांकेतिक भाषा, कोड लैंग्वेज। जब भावों की अभिव्यक्ति आंख के द्वारा या गर्दन हिला करके या हाथ से इशारा करके किया जाए तथा देख कर समझा जाए तो भाषा के इस रूप को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आंख या सिर हिला करके इशारा करना, बुलाना या जाने के लिए बोलना, या जब हम सड़क पर चल रहे हो तो पीछे से या आगे से जैसे गाड़ी का हॉर्न बजती है तो वह एक संकेत है कि आप हमें रास्ता दें, है ना।
पीछे से हॉर्न बजता है तो जो भारी गाड़ी है उसका आवाज अलग है, जो कम स्पेस लेता है उसका हॉर्न का जो आवाज है सीटी वो ध्वनि अलग करता है। तो इससे हमें ये अनुभव होता है कि बड़ी गाड़ी आती है तो हम उसको अत्यधिक जगह देने का कोशिश करते हैं। जैसे मोटरसाइकिल है, बाइक वगैरह है तो उसका आवाज अलग है, या जैसे ट्रक है तो उसका हॉर्न अलग है। तो इसी तरह से संकेत हुआ हॉर्न बजाना। उसके बाद अब जैसे ट्रेन चलती है, अगर लाल झंडी दिखाया जाए तो मतलब ये हुआ कि आगे खतरा है, तो उस स्थिति में ट्रेन रुक जाती है। जब लाइन क्लियर होता है तो उस स्थिति में हम उसको हरी झंडी दिखाते हैं कि अब रास्ता आगे साफ है, किसी तरह का व्यवधान नहीं है। ऐसी स्थिति में हरी झंडी का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए कहते हैं लाल हरी। और काला झंडा जो है ना, ये विरोध का प्रतीक है। जब हम किसी चीज का विरोध करते हैं तो काला झंडा दिखाते हैं, बांह पर काली पट्टी बांधते हैं और इस तरह से विरोध करते हैं। तो काली झंडी दिखे। उसके बाद लाल या हरा प्रकाश। जब मान लीजिए रात में झंडा दिखाएगा तो वो तो नहीं पता चलेगा अंधेरे में, तो उस स्थिति में झंडे के स्थान पे प्रकाश का प्रयोग होता है। खास करके रेल डिपार्ट में रात को जो है लाल या हरा रंग का प्रकाश दिखाया जाता है बैटमैन के द्वारा। तथा सड़क पर या किनारे में बनाए गए विभिन्न प्रकार के संकेत चिन्ह। देखिएगा हॉर्न जैसे अब है ना, इस तरह से आपको हॉर्न का जो है मतलब ये बनाया रहता है और ऐसे घेरा रहता है और इसको ऐसे क्रॉस कर देता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हॉर्न न बजाएं। इसी तरह से बहुत सारे संकेत चिन्ह सड़क के किनारे प्रयोग किया जाता है। तो ये तमाम जो है सांकेतिक भाषा के उदाहरण हुआ। तो सड़क पर बनाए गए विभिन्न प्रकार के संकेत चिन्ह आदि सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। नोट, यातायात में भाषा के इस रूप का प्रयोग सबसे अधिक होता है, सांकेतिक भाषा का। इसमें इधर जाने के बाद ये हो जाता है ना। राजन साहब हिंदी भाषा का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक हो चला है। इसे निम्नलिखित विभाग में बांटा गया। बिहारी हिंदी में जो मिला हुआ भाषा है, अपने लोग जो हिंदी बोलते हैं तो उसमें मैथिली भाषा के जो बहुत सारे शब्द समाहित है बिहारी हिंदी में। उसके बाद मगही के, भोजपुरी के और पूर्वी भाषा की जो स्थानीय बोली है उसका उसमें मिश्रण है। उसी तरह से पूर्वी हिंदी में अवधी भाषा, बघेली और छत्तीसगढ़ी भाषाओं का उसमें तालमेल है। उसके बाद पश्चिमी हिंदी है, उसमें ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली भाषाओं का मिश्रण है। वहाँ की जो स्थानीय भाषा है ना, उस भाषा का शब्द रहता है उसमें मिला होगा। तो इस तरह से हिंदी का थोड़ा थोड़ा रूप बदला। और थोड़ा सा संधि। अब चलिए ये हो गया आपको संधि। इसको बोलते हैं ज्वाइंट, या इसको कहिए जोड़, या इसको आप कह सकते हैं जोड़। नए चैप्टर शुरू हुआ आपको संधि। संधि का परिभाषा होता है
जब कोई दो वर्णों के आपस में मिलने से जब कोई दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। सब पार्टी मिले उसे संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे सत जोड़ आनंद, जैसे सत जोड़ आनंद बराबर सदानंद। अब देखिए यहाँ पर तो है ना, ये तो और यहाँ ये आ है, दोनों मिल करके बन गया दा। तो और आ के मिल से नया शब्द बना दा। अब जैसे यहाँ पर जैसे लिखे निह आजोर प्राण, तो दोनों मिलके बन गया निष्प्राण। अब देखिए ये विसर्ग और विसर्ग के बाद ये पो वर्ण रहने के कारण ये विसर्ग बन गया आपको मूर्धन स्व में ये परिवर्तित हो गया। निज और प्राण बराबर निष्प्राण। लिखिए संधि के 3 भेद हैं। संधि के 3 भेद हैं। पहला हो गया आपको स्वर संधि, दूसरा हो गया व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा हो गया आपको विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जब कोई दो वर्ण आपस में मिलने से, जब कोई दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे हम संधि कहते हैं। और संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो और आ के मिलने से यहाँ पर नए वर्ण यहाँ दा बन गया। सत जोड़ आनंद बराबर सदानंद। निज जोड़ प्राण बराबर निष्प्राण। विसर्ग के बाद ये पो आने के कारण यह विसर्ग जो है मूर्धन स्व में यहाँ बदल गया। चलिए आज थोड़ा सा संधि का परिचय दे दिया। अब कल से संधि के लिए आप लोग अपडेट होकर हाँ बंद कर।